नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बीच यहां विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल करते हुए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे कर्मचारी संगठनों को झटका लगा है। सरकार ने राज्य में अगले 6 महीने तक यहां एस्मा लागू कर दिया है और लोकसभा के जो चुनाव हैं यहां पर नजदीक आते ही राज्य में तमाम कर्मचारी संगठनों की विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल प्रस्तावित है। तो कर्मचारियों की हड़ताल से सरकारी कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। इससे आम जनता को तमाम परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इसी को देखते हुए सचिव कार्मिक जो कि शैलेश बगोली हैं, उन्होंने शुक्रवार को यह आदेश दिए कि आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण जो है वो अधिनियम 1966 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल प्रतिबंधित की जाती है। जून 2024 तक यह आदेश लागू रहेगा और अगर इस अवधि में किसी कर्मचारी संगठन ने हड़ताल की तो संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जो है ये विकास का समय होता है और इसके अलावा इलेक्शन की तैयारी में भी सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी लगेंगे, इसी नाते ये किया ताकि देखिए हमारे विकास कार्य होते रहें और हमारा चुनाव की जो गतिविधियां हैं उसमें भी कोई गलत प्रभाव न पड़े, इसी नाते ये किया। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारी संगठनों की प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर राज्य में 6 महीने के लिए यहां एस्मा लागू कर दिया है और इस दौरान अगर कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जो कि यहां शीशपाल सिंह हैं, ये कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं और इन्होंने यहां कह दिया है कि बीजेपी की राज्य में लोकतंत्र खतरे में है। ये बड़ा बयान दिया गया। कर्मचारियों का ये संवैधानिक अधिकार है कि वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर सकें, लेकिन सरकार ने लोकसभा चुनाव के डर से अलोकतांत्रिक तरीके से एस्मा लगा दिया है। बताते चले कि सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने एस्मा का आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल प्रतिबंधित की जाती है। तो जून 2024 तक ये आदेश प्रभावी रहेगा। कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही है कि देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भाई कर्मचारी संगठनों का फंडामेंटल राइट है, वो धरना प्रदर्शन करें, वो जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके अपनाएं। सरकार को उससे भी परहेज है, क्योंकि आप देखिए राज्य के राजकीय शिक्षक जो बड़ी तादाद में है इस प्रदेश के अंदर, निश्चित तौर पर उनके धरने से प्रदर्शन से जो वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं उससे सरकार को परेशानी हो रही है। विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार के दरवाजे पर चल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि कर्मचारी संगठन अचानक से आ गए, 6-7 साल से कर्मचारी संगठनों की मांगे लंबित हैं और ये तानाशाह सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, सरकार घबरा गई है, इसीलिए जो है तानाशाही पूर्ण तरीके से एस्मा लागू कर दिया गया है कि कर्मचारी संगठन जो है लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन ना कर सके, हड़ताल ना कर सके, जिससे जो है सरकार अपनी मनमानी चला सके। इसीलिए ये अलोकतांत्रिक तरीके से एस्मा लागू किया गया। देश में एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, जिसका नाम यहां GN1 कोविड वायरस है। और कोविड के नए वेरिएंट को लेकर दून अस्पताल के DMS डॉक्टर धनंजय डोभाल ने यहां एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि लोगों को एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनानी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ ज्यादातर हाथ ना मिलाएं। उन्होंने लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने के लिए भी सलाह दी है कि इस इलाके में जाने से बचें। डॉक्टर धनंजय डोभाल ने बताया कि अगर किसी को सांस व अन्य किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेश आती है तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में अभी कोविड के नए वेरिएंट का कोई भी केस सामने नहीं आया है और अगर भविष्य में कोई ऐसी स्थिति सामने आती है तो उसके लिए दून अस्पताल में 9 ICU और 20 ऑक्सीजन वाले जो बेड हैं वो आरक्षित कर दिए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई है और उसके बाद हमारे माननीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश कुमार जी के द्वारा आई है कि सारी सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ न मिलाना, एक दूसरे से थोड़ा भीड़ भाड़ इलाकों से दूर रहना, इसका वो अनुपालन करें। और अगर उनको कोई अगर सांस की संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन न लें, जो भी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें और आगे जरूरत है फर्दर जांचों की नहीं उसके बाद देखें। दूसरा ये है कि हाँ, जो रेगुलर जो वो है हर एक अस्पताल के लिए एक एडवाइजरी डाउन हुई कि भाई किसी भी परिस्थिति को लेकर के हमें कुछ बेड सुरक्षित आरक्षित रखने हैं उनके लिए, आइसोलेशन बेड।
और उसी क्रम में हमने अपने 9 आईसीयू और 20 जो ऑक्सीजन वाले बेड है उनको इस तरह की इलनेसेस के लिए आरक्षित किया हुआ है। और हमारे माइक्रोबायोलॉजी लैब जहाँ की आरटीपीसीआर टेस्ट होता है उनको भी हमने पूरा वो बता रखा है कि अगर बाय द वे अगर कोई पॉजिटिव केस आता है तो उसकी वो जीनोम सीक्वेंसिंग करें और अधिक से अधिक जिनमें सिम्टम आ रहे हैं उनमें सुनिश्चित करें कि सब में आरटीपीसीआर टेस्ट हो। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पौड़ी जिले की यहां यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में 23 सितंबर 2022 की रात या जेसीबी से बनंतरा रिजॉर्ट तोड़ने वाले जेसीबी ऑपरेटर ने 22 दिसंबर को कोटद्वार में अहम गवाही दी थी और कोर्ट में पेशी के दौरान जेसीबी चालक ने खुलासा किया कि उस रात रिजॉर्ट में 2 बार, आप देखिए किस तरह से कार्रवाई हुई, रिजॉर्ट को 2 बार तोड़वाया गया था। पहले तत्कालीन एसडीएम और पुलिसकर्मियों की देखरेख में रिजॉर्ट की बाहरी दीवार को तोड़ा गया और उसके बाद देर रात 1 बजे विधायक ने दोबारा से बुलवाकर शटर और जंगला तोड़वाने को कह दिया था। और इस केस में स्थानीय विधायक पर शुरू से ही सबूतों को मिटाने का आरोप लगता आ रहा है, लेकिन वो इससे इनकार कर रहा है। अब एक बार फिर से विधायक रेणु बिष्ट ने भूमिका भी यहाँ आप देखिए जो रेणु बिष्ट की है उस पर संदेह है और संदेह के घेरे में आ गई है। वहीं भाजपा के विधायक का एक बार फिर से नाम आने के बाद भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी जो पाठक हैं, ये हनी पाठक हैं, उनके स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है, यानी हनी पाठक की तौर से स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया है कि ये कानूनी प्रक्रिया है और किसी भी चीज़ को दबाया नहीं जाएगा। जो भी इस पर दोषी पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा ये जो प्रकरण हुआ है अंकिता भंडारी का, बहुत ही ज़्यादा निंदनीय प्रकरण हुआ है और इससे पूरा शोक में है उत्तराखंड। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ये कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी चीज़ों को हम लोगों ने दबाया नहीं है। जैसे ही ये इंसिडेंट सामने आया, आर्य परिवार को हम लोगों ने तुरंत पार्टी से बहिष्कार किया, उनको बर्खास्त कर दिया। और दूसरी बात, जब अंकिता भंडारी के माता पिताजी ने वकील बदलने की बात करी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए उनको दूसरा वकील उपलब्ध करवाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पुलकित आर्य की जमानत याचिका भी खारिज हुई है। किसी भी प्रकार से सरकार उनको बचाने का या रोकने का प्रयास नहीं कर रही है। और जो भी ये कानून के तहत ये बात आई है कि उन्होंने किसी विधायक का नाम लिया है तो उस पर भी सरकार संज्ञान लेगी और किसी भी प्रकार की कोई बात होगी वो सच होगा, सत्य होगा। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने का न कहीं से प्रयास कर रही थी न करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री और उनके साथ साथ आप देखिए स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को उनकी 121वीं जन्मदिन पर याद किया गया और रुड़की में प्रदेश कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश जो प्रवक्ता थे अध्यक्ष करण मेहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भी इस पर अपने बात रखी और श्रद्धांजलि और साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पुष्पांजलि भी दी। जी का जन्मदिन है और एक ऐसा मूर्धन्य नेता जिसने अपना पूरा जीवन समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, किसान के कल्याणियों के लिए पूरा समर्पित किया हो, जो एक बड़ी सोच का आदमी था। आज जिस चीज को राहुल गांधी जी कह रहे जाति जनगणना की, इसको चौधरी चरण सिंह जी अपने कार्यकाल में कह गए। कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति को, जो एक सबसे कम लोगों उस वहाँ बिहार में है, कर्पूरी ठाकुर जी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने एक नई नजीर पेश की थी। और आज जब देश में किसानों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, किसानी की जमीनें कम हो रही हैं, किसानों को मजबूर होना पड़ा काश्तकारी छोड़ने के लिए, ऐसे में जब किसान आंदोलन कर रहे और 700 किसान मरने के बाद भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, जनता में कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही है, उस समय चौधरी चरण सिंह जी की जो मूल्य है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं कि 700 किसान मर गए, इसके इतर एक मंत्री के पुत्र ने 5 किसानों को अपनी थार गाड़ी से कुचल दिया, लेकिन वो आज भी मंत्री है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा। आज से पहले की बात होती, एथिक्स की बात होती, तो शायद कोई और प्रधानमंत्री होता, अपने मंत्री का पद छीन लेता। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान करने वाले सांसद आज भी सांसद हैं और जनता के प्रश्न पूछने वालों को निलंबित किया जा रहा है। तो ऐसे में चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को श्रद्धांजलि देना, उनको याद करना, ये इसलिए भी है कि उनके मूल्यों को लोग पढ़ें, समझें और उसके आधार पर अपने आगे के जीवन में कार्य करें। कहूँगा कि
सब एकजुट हों और भाई काजी निजामुद्दीन जी को मजबूत करें। ये और भू कानून ही इस सारे फसाद की जड़ है। तुमने जिस तरीके से, जब जमीनें नहीं रहेंगी तो कहाँ से किसान रहेगा, कहाँ से संस्कृति रहेगी, कहाँ से गांव रहेंगे, कहाँ से आध्यात्म रहेगा, कहाँ से उत्तराखंड रहेगा। तो ये जो जमीनों की अंधाधुंध खरीद फरोख्त हो रही है, बिक्री हो रही है, इसके खिलाफ संघर्ष है और एक सख्त, एक सर्वव्यापी, एक सर्वांगीण जो है भू कानून की जरूरत है और मुख्यमंत्री पहल करे और उसमें जो है कांग्रेस भी सहयोग करेगी और सभी सर्वपक्षीय सहयोग लें। एकजुट होकर हमेशा लड़ी है और हमेशा लड़ेगी। सभी हमारे नेतागण यहाँ मौजूद थे और सभी यहाँ माननीय विधायक लोग मौजूद थे। फुरकान भाई ने व्यक्तिगत रूप से कहीं वो आज उलझे हुए थे, उनका मैसेज आया था, वो नहीं आ पाए, लेकिन हम सभी लोग आने वाले चुनाव में यहाँ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह कांग्रेस यहाँ परास्त करेगी। चौधरी चरण सिंह जी किसान मसीहा थे, किसान दिवस के रूप में दिन मनाया जाता है और हम लोग हर साल ये इस दिन सब लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ किसान दिवस पर हम सब लोग बैठकर इकट्ठे चाय पानी पीते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। वो भी आज हमने किया और भारी संख्या में यहाँ लोग आए। हम सबका बहुत आभार करते हैं और हमारे नेतागण हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, करण महाराज जी और हमारे सम्मानित माननीय विधायक लोग यहाँ आए, विशेषकर हमारे आदेश चौहान जी, तो हम सभी का बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। भाई रवि बहादुर जी। तो भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन ने पार्टी से लोकसभा का टिकट मांगा है। कुंवर जो प्रणब चैंपियन हैं, उन्होंने भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात कर उनका आवेदन सहारनपुर लोकसभा के लिए भेजने का आग्रह किया है। चैंपियन के अनुसार वो भाजपा को इस इलाके में अच्छी जीत दिलवा सकते हैं। वहीं उन्होंने मंगलौर विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा के साथ ही करवाने की बात कही। पहली प्राथमिकता मेरी सहारनपुर है, क्योंकि हम लोग सहारनपुर से बिलोंग करते हैं। 125 साल पहले मेरे दादाजी राजा बलवंत सिंह, जो लंढौरा रियासत के आखिरी अंतिम शासक थे, उनको उस समय वहां से लेकर के 1899 में लंढौरा रियासत का राजा बनाया गया था। सहारनपुर से मेरा कहना, मैंने अभी अपने अध्यक्ष जी श्री महेंद्र भट्ट जी से भी आग्रह किया कि आप जैसे जा रहे हैं, कल राष्ट्रवादी मीटिंग हो रही है दिल्ली में पूरी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की, तो आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी साहब से मेरा निवेदन कर दें कि सहारनपुर से मैं भारतीय जनता पार्टी को जीत निश्चित दिला सकता हूं। और जो संगठन महामंत्री जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन करने का कष्ट। तो भारतीय गौ क्रांति मंच द्वारा गौ माता को राष्ट्रीय माता की प्रतिष्ठा दिलवाने को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय गौ क्रांति मंच के अध्यक्ष व कथावाचक गोपाल मणि महाराज ने भी शिरकत की है। इस प्रेस वार्ता में गोपाल मणि ने बताया कि गौ माता को राष्ट्रीय माता संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर वे लगातार प्रयास कर रहे हैं और 37 राज्यों में शंकराचार्य के द्वारा यहां उनके नेतृत्व में पूरे राज्यों में प्रचारक भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता को और संसदीय क्षेत्र से एक एक व्यक्ति का चयन करना है और 6 फरवरी को गौ संसद का आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है और उसके बाद ही अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती तो 10 मार्च को दिल्ली में भविष्य की रणनीति पर अंतिम निर्णय होगा। वही अगर जैसे कि हमने अभी तक आपको बताया कि भाई 37 राज्यों में शंकराचार्य जी के द्वारा उनके आशीर्वाद से उनके नेतृत्व में पूरे राज्यों में दूत भेज दिए गए हैं। पूरे देश की जनता को और संसदीय क्षेत्रों से एक एक व्यक्ति का चयन करना और 6 फरवरी को गौ संसद का आयोजन प्रयागराज में होना। उसके बाद भी अगर नहीं होता तो 10 मार्च को पूरे देश के जो गौ भक्त हैं वो दिल्ली के अंदर एकत्रित होंगे। फिर अंतिम निर्णय क्या होगा वो उस जनता के बीच में होगा कि अब क्या करना है। तो रुड़की की मंगलौर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में अब राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने भी अपनी ताल ठोक दी है। आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र टिकोला ने कहा कि मंगलौर में 2 ही परिवार आज तक राजनीति करते आए हैं। जनता के पास इन दोनों के अलावा कोई विकल्प नहीं था, पर अब राष्ट्रीय लोकदल पार्टी मंगलौर विधानसभा से चुनाव लड़ेगी और उनके साथ किसान, मजदूर, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर शामिल होंगे। महान दिन है
23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस किसान दिवस के रूप में हम सभी मना रहे हैं। और आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हमारे सभी पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण जोर शोर से चौधरी साहब का जन्मदिन मनाया किसान दिवस के रूप में, और चौधरी साहब से एक प्रेरणा ली। जो चौधरी साहब की नीतियाँ थी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आज 23 दिसंबर को सभी को इस दिन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी पार्टियों को, जो भी पार्टियां हैं, आज चौधरी साहब से कुछ एक उनका सबक लेकर, उनसे सीख लेकर किसानों और मजदूरों के हितों की बात करें। क्या देखिए, मंगलौर पहले तो मैं कहूँगा कि बड़ा दुर्भाग्य है, विधायक जी आज हमारे बीच नहीं रहे, उनको ऊपर वाला शांति प्रदान करे। और आज उपचुनाव आया है, उपचुनाव में सभी पार्टियां आएंगी, सभी अपना वजूद दिखाएंगी। हम भी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी बड़ी मजबूती के साथ में किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और सबको साथ लेकर, अगर जनता जो आज तृप्त है, क्योंकि यहाँ का जो मंगलौर की राजनीति है वो कुछ दो परिवारों में बटकर रह गई है, विकास की कोई राजनीति नहीं। हाजी और काजी बिल्कुल तीसरा विकल्प जरूर चुना जाएगा, क्योंकि आज अगर मंगलौर की स्थिति देखी जाए, यहाँ पे कोई मेडिकल की कोई सुविधा नहीं। उत्तराखंड का अगर रास्ता देखे जाए विकास का, तो नारसर मंगलौर से होके जाता है, लेकिन इस पे कोई किसी भी पार्टी ने आज तक कोई रुसूद नहीं दी। तो आप देखिए, हम भी चौधरी साहब हमारे युवा नेता हैं, और चौधरी साहब ने देखा जाए, अभी आपने देखा होगा, पूरी निधि भी अपनी युवाओं के ऊपर लुटाई। वही युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, किसान मजदूर की बात कर रहे हैं, सबको साथ लेकर साथ चलेंगे। और अगर हमारे पर विश्वास जता तो अब तक ऐसा काम करेंगे जो अब तक मंगलौर में नहीं हुआ। तो राज्य में सख्त भू कानून और मूल निवास की मांगों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने कार्यकाल में किस तरह से काम करने की बात कह दी है। अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर रही है और उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की जनता बीते 23 वर्षों से मूल निवास व सख्त भू कानून की मांग कर रही है, जिसको लेकर सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है और उनको आप बता दीजिए किस तरह से काम करने की जरूरत है। इस तरह से बयानबाजी की। तो आज आयोजित होने वाली महारैली में उत्तराखंड क्रांति दल पूरी तरह से प्रतिभाग करेगा और राज्यवासियों की इन मांगों को पुरजोर तरीके से उठाएगा। और अगर सरकार ने इन मांगों को गंभीर से नहीं लिया है, यानी गंभीरता इस पर नहीं दिखाई है, तो फिर उग्र आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। राज्य बने हुए 23 साल पूरे हो गए, लेकिन राज्य की जनता इस बात पर परेशान है, आक्रोशित है कि अभी तक यहाँ की जमीनों को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए अभी तक एक कायदे का सख्त भू कानून लागू नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ के लोगों को जो मूल निवासी यहाँ के हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, उनको भी डोमिसाइल यानी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र से काम चलाना पड़ता है। ये दो मांगे हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र और एक सख्त भू कानून बनाए जाने की मांग को लेकर आज पूरे उत्तराखंड की जनता आंदोलित है और विभिन्न संगठन कल इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल भी उस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ हिस्सेदारी करेगा। हम पहले भी इसके लिए लड़ते रहे हैं और कल भी लड़ेंगे और आने वाले समय में भी लड़ेंगे। तो आज देहरादून में मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर महारैली होने जा रही है। आज आम आदमी पार्टी ने भी इस रैली को अपना समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जोत सिंह बिष्ट के अनुसार मूल निवासी हमारी पहचान है, भू कानून हमारी जमीनों को बचाने का एकमात्र साधन होगा। इन दोनों मुद्दों पर राज्य की सरकार फैसला लेना चाहेगी। और आप देखिए किस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि इस महारैली में उत्तराखंड के सभी भाई बहनों को भागीदारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इस रैली में भाग लेंगे और अपने सभी परिचितों को भी साथ लेकर जाएंगे। कल 24 दिसंबर को उत्तराखंड के जन सरोकारों से जुड़े हुए लोग, उत्तराखंड राज्य के वो आंदोलनकारी जिनके दम पर उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, और उत्तराखंड के वो नौजवान जो इस राज्य में बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, इस राज्य में मूल निवास की पहचान खत्म करने के कारण रोजगार पाने में अनेक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वो सब
देहरादून के परेड ग्राउंड में इकट्ठा होकर के मूल निवास, भू कानून की जंग की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के निर्माण का जो मकसद था, उस मकसद को पूरा करने के लिए एक सख्त भू कानून की जरूरत है और जो मूल निवासी हैं उनकी पहचान बरकरार रहे, इसलिए इस कानून का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें बदलाव की जरूरत है। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो जन आंदोलन हो रहा है उसमें हम सब की भागीदारी बहुत जरूरी है। आप किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हो, किसी सामाजिक संगठन से संबंध रखते हो, किसी और क्षेत्र में काम कर रहे हो, लेकिन सरकारी क्षेत्र से बाहर हो, आप सबसे हमारा आह्वान है कि आइए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। सरकार को इस बात के लिए मजबूत संदेश देने का काम कीजिए कि अगर भू कानून उत्तराखंड की राज्य की जनता के अनुरूप नहीं बनेगा, अगर मूल निवास का अधिकार वापस नहीं मिलेगा, तो फिर उसके परिणाम सरकार को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार इसमें जो हीलहवाई कर रही है, जो चीजों को खींचने का काम कर रही है, उसके बजाय फैसला लेने का काम करे और कल से पहले फैसला लेकर के जो हमारे इन नौजवानों की मांग है उसको पूरा करने का काम करे। मुझे उम्मीद है कि सरकार समय रहते उचित फैसला लेगी। तो आइए इस आंदोलन में भागीदार बनकर के इसको सफल बनाइए। सबका दोस्तों नमस्कार। तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तराखंड के ही द्वारा यहां परेड ग्राउंड में नमो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता का शुभारंभ भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पोंडेर द्वारा किया गया है और इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, नमो कबड्डी प्रतियोगिता प्रत्येक मंडल और प्रत्येक जिले में आयोजित की जा रही है और इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 29 संगठनात्मक जिले के ही 270 मंडलों में नमो कबड्डी और क्रिकेट का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से जहां खेलों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, वहीं नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत और समृद्ध भारत के सपने को साकार करने की भी अपील की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2025 तक नशा मुक्ति उत्तराखंड के संकल्प को पूर्ण करने के प्रति नौजवानों को प्रेरित किया जा रहा है। मैं इस नमो कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन में आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का अपने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर खेलेगा इंडिया तो फिट रहेगा इंडिया और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा माननीय राजकुमार चाहर जी के दिशा निर्देश में और अपने प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने अपने उत्तराखंड प्रदेश के 19 संगठनात्मक जिलों के 270 मंडलों में कबड्डी नमो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया और आज प्रत्येक जिले की विजेता टीम अपनी अपनी टीम के साथ देहरादून महानगर में स्टेट चैंपियनशिप के फाइनल इस मैच में आई हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं और जो हमारे खिलाड़ी यहाँ पर जो नौजवान उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और एक निवेदन आप सभी के माध्यम से और इस नमो कबड्डी के आयोजन में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो एक उद्देश्य है कि जो हमारा नौजवान खिलाड़ी जब वो मैदान में आएगा तो वो स्वस्थ रहेगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, सुदृढ़ भारत और विश्व गुरु भारत की जो परिकल्पना हम कर रहे हैं वो तभी सार्थक होगी जब हमारा युवा मैदान में आएगा, व्यायाम करेगा, स्वस्थ रहेगा और जो खिलाड़ी मैदान में आ गया वो बुरी संगति से और नशे से दूर रहेगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमारा नौजवान और नौनिहाल खेलों से और मैदान से जुड़े, जिससे कि हम एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत की जो हमारी एक परिकल्पना है वो सार्थक हो। और आज इस नमो कबड्डी के आयोजन में मैं आप सभी का हृदय की गहराई से आभार अभिनंदन। तो कलियर के ही सोहलपुर मार्ग पर खनन से भरे डंपर ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया है और इस हादसे में युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद यहां एसपी देहात और एएसडीएम भी पुलिस के दल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस ने शव का पंचनामा कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान 24 वर्षीय दीक्षित निवासी रानीपुर माजर सहारनपुर के रूप में की गई और बताया जा रहा है कि मृतक सिडकुल की किसी कंपनी में काम करता था और सोहलपुर में अपने
किसी रिश्तेदार के घर पहुंचा था। काम से छुट्टी करने के बाद बाइक से वापस सोहेलपुर लौट रहा था और जिस दौरान हादसे का शिकार हो गया। देवबंद की सड़क दुर्घटना में एक डंपर से मृत्यु होने के कारण उनके परिजन और अन्य गांववासी आक्रोशित थे, जिनको समझाया बुझाया गया है एसडीएम साहब के द्वारा और हम सब के द्वारा। और अब आगे कानूनी प्रक्रिया के तहत पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए शव को मोर्चरी भिजवाया गया है। इस संबंध में इन लोगों को निर्देशित किया गया है कि ये लोग तहरीर दें, अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाएं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।